भारत के लोगों तक पहुंचने के लिए आक्रामककर्ताओं को माउंटेन पासेस, दर्रों को पार करना पड़ता था, जैसे खाइबर, गोमाल और बोलन पास। बोलन पास से जो किरतार पहाड़ियों में हमें बहुत मार पड़ी है, लेकिन ये मार आज पाकिस्तान को भी पड़ी है। असल में इस जगह पर हुआ ये बोलन डिस्ट्रिक्ट में, बलूचिस्तान में 400 लोगों से ज्यादा की एक पैसेंजर ट्रेन जा रही थी, जिसे बलोच अलगाववादी, बलोच सेपरेटिस्ट, बलोच लिबरेशन आर्मी ने यहां पर हाईजैक कर दिया। दिस वाज जाफर एक्सप्रेस, जो पेशावर से लेकर कुवेता तक जा रही थी। अब इतना ही नहीं, क्योंकि इस इलाके में देखिए बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी का यहां पाकिस्तान आर्मी के साथ स्ट्रगल करना बहुत पुरानी बात है। पिछले कुछ सालों में बहुत ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं जिसके लिए पाकिस्तान ने भारत पर इल्जाम लगाया है। अब क्योंकि इस इलाके में ऐसे अटैक्स होते रहते हैं, तो इन तरीके की ट्रेन्स में सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भी डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन यहां इन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स को भी सेपरेटिस्ट ग्रुप ने हरा दिया और उसके बाद पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। अब आप इसे भारत पाकिस्तान के रिश्तों की पृष्ठभूमि में देखिए भारत के ऊपर बहुत सारे अटैक्स हुए। 1999 की IC-814 कांधार की हाईजैकिंग हुई, जिसमें एयर इंडिया की फ्लाइट जो काठमांडू से उड़ी उसे हाईजैक कर लिया और फिर उसे कांधार ले गए और फिर जैश ए मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकवादियों की हमसे मांग की, तो वो हमें आतंकवादी देने पड़े पाकिस्तान को। बाद में यही आपके मसूद अजहर जैसे आतंकवादी जैश ए मोहम्मद ग्रुप बनाते हैं और भारत के ऊपर हमले करते हैं। और बाद में यही समूह आप देखेंगे 2001 के आसपास पार्लियामेंट के अटैक को प्लान करता है, फिर हमारा पार्लियामेंट भी अटैक्स की चपेट में आता है। 2008 में लश्कर ए तैयबा, एक और आतंकवादी संगठन, इसके थ्रू अटैक होता है, 26/11 का अटैक मुंबई में। लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में भी अननोन गनमैन के अटैक्स या फिर ऐसे बलूच लिबरेशन आर्मी या पश्तून्स के अटैक्स वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका कोवर्ट रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए एग्जाम के हिसाब से जानने वाली बात यह है कि आप इसमें क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। देखिए बलोचों पर पाकिस्तान की जो इंसर्जेंसी, मतलब पाकिस्तान का जो अटैक है, पाकिस्तान का जो शोषण है, वो नया नहीं है। जब इनफैक्ट ये बलूचिस्तान एक राजा के अंदर था, तब जिन्ना ने इस राजा को गारंटीज दी थी कि हम आपको आज़ादी स्वायत्ता के साथ रखेंगे, लेकिन 60 दिन के अंदर अंदर वो जो सारी गारंटीज थी वो एक तरीके से खत्म हो गई थी। अब चलते हैं हम इस मुद्दे में पाकिस्तान क्या कर सकता है। अगर ऐसी कोई हॉस्टेज सिचुएशन होती है तो आप एग्जाम में क्या इससे जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जिनीवा कन्वेंशंस। देखिए 1860s में जिनीवा में कुछ कन्वेंशंस आते हैं, कुछ प्रथाएं साइन होती है, और ये कन्वेंशंस होते हैं कि अगर दो देश जंग में एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन बाद में इन्हीं कन्वेंशंस को धीरे धीरे अपडेट किया गया और ऐसे सिचुएशंस जो जंग की हैं भी नहीं, जो हो सकता है एक स्टेट और एक नॉन स्टेट एक्टर के बीच में हो, जैसे यहाँ पाकिस्तान और बलूचिस्तान, बलोच लिबरेशन आर्मी के बीच में अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो क्या करना है, तो इनका बार बार अपडेशन भी किया गया। जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1948-49 के समय पर 4th जिनीवा कन्वेंशन आता है, राइट, जब हिटलर ने इतनी अट्रॉसिटीज की, उसके बाद न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के कंक्लूड होते समय। लेकिन यहाँ ओरिजिनल आप देखेंगे जिनीवा कन्वेंशंस के आर्टिकल 3 में ऐसी बातें की गई हैं कि अगर हॉस्टेज लिया जाएगा तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। रूल 96 इसका हॉस्टेज टेकिंग पर साफ साफ आपको बता रहा है कि देखिए हॉस्टेज टेकिंग यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो, चाहे कोई इंटरनेशनल दो देशों के बीच की लड़ाई हो, या फिर एक नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट हो, एक देश और किसी आपके समूह की लड़ाई हो, या दो समूहों के बीच की लड़ाई हो, तो हर तरीके से आप देखेंगे हॉस्टेज टेकिंग अलाउड नहीं है। खास तौर पर 4th जिनीवा कन्वेंशन जो न्यूरेमबर्ग ट्रायल के बाद आता है, इसमें स्पेशली आप देखेंगे ऐसी कोई हॉस्टेज टेकिंग की सिचुएशन प्रोहिबिटेड है, लेकिन बार बार हॉस्टेज लिए जाते हैं। जैसे युगोस्लाविया में आपने देखा, जब युगोस्लाविया टूटा टुकड़ों में, तब हॉस्टेज की सिचुएशन आई। रवांडा की सिचुएशन, हुतूज और तुत्सीज की फाइट 1990s में, जब बहुत सारे तुत्सीज को मार डाला गया क्योंकि वहां पर हुतूज मेजॉरिटी में है और तुत्सीज के खिलाफ काफी वायलेंस, काफी हेट्रेड थी। ऐसे ही आप देखेंगे यहाँ जो मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ आपका कमीशन है, UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, इसने भी इस सिचुएशन को इलीगल बताया है, चाहे कोई भी आपका हॉस्टेज ले रहा हो। यहां तक कि आर्टिकल 4 इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स,
ये वो कॉवेनेंट है जो मानवाधिकारों से जुड़ी हुई व्यापक घोषणा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को और सॉलिडिफाई करता है और मानव के यूनिवर्सल इनएलिएनेबल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को यहाँ पर डिफाइन करता है। और यहाँ भी आप देखोगे कि इसमें भी ऐसी हॉस्टेज टेकिंग सिचुएशन को बताया गया है और इसमें इसे स्टेट ऑफ इमरजेंसी की तरह बताया गया है कि आप ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में स्टेट ऑफ इमरजेंसी को यहाँ पर घोषित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हॉस्टेज टेकिंग के लिए, ऐसी आपको किडनैपिंग हो जाती है इन मामलों के लिए, तो इंटरनेशनल इसका एक कन्वेंशन भी है, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट द टेकिंग ऑफ हॉस्टेज। ये ऐसे ऑफेंसेस को डिफाइन करता है, कब ऐसा ऑफेंस माना जाएगा, कौन से केस में नहीं माना जाएगा। इनफैक्ट अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, एक न्यायतंत्र है। ये जो आईसीसी है, ये रोम स्टैट्यूट, रोम विधान के अंदर बनाया गया। 2002 में ये पूरी तरीके से लागू होना शुरू हुआ, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने काम करना शुरू हुआ, लेकिन 1998 में रोम स्टैट्यूट बनाया दिया गया था। ये आपका जो कोर्ट है, ये ऐसे अपराधियों को यहाँ पर कन्विक्ट करता है, उनको सजा सुनाता है जिन्होंने मानवता के खिलाफ कुछ काम किया हो, जिन्होंने अपने देश में रहते रहते शायद लोगों को परेशान किया हो, क्राइम्स किए हो मानवता के खिलाफ। तो ये इन केसेस में काम करता है और ये भी ऐसी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करता है जिसमें कि थर्ड पार्टी कुड बी अ कंडीशन नॉट ओनली फॉर द रिलीज ऑफ हॉस्टेज बट ऑल्सो फॉर द सेफ्टी ऑफ हॉस्टेज। किसी तीसरी पार्टी को यहाँ सिर्फ और सिर्फ रिलीज ऑफ हॉस्टेज की तरह इस्तेमाल करना ऐसा नहीं है, जैसे IC 814 कांधार प्लेन की हाईजैकिंग में हमारे साथ हुआ, लेकिन ये इसे कंडीशन की तरह भी रखा जा सकता है और ऐसे केस में भी ICC के हिसाब से लोगों के ऊपर सजा या प्रावधान हो सकते हैं। उसके बावजूद हॉस्टेज की सिचुएशंस होती है, जैसा आपने हमास के केस में देखा है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, एक रूल है, रूल नंबर 129। ये वैसे पूरी तरीके से इससे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, लेकिन मान लीजिए बलूच लिबरेशन आर्मी ये कहती है कि पाकिस्तान हमारी जगह से चला जाए, नहीं तो हम ऐसे ही ट्रेन किडनैपिंग करते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप एक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, जितने भी पंजाब से लोग आते हैं बलूचिस्तान में, उन्हें आप डिस्प्लेस करना चाहते हैं ताकि यहाँ पर बलोच आपका हो सके, या फिर इसका उल्टा पाकिस्तान ऐसा कर रहा हो, बलोच लोगों को गायब करवा के, जैसा कि होता है मानवाधिकारों का इनका उल्लंघन करके, और फिर इन्हें अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देना और उसकी जगह पर अपनी अवसंरचना जैसे ग्वादर का पोर्ट बनाना। ये भी IMT चार्टर न्यूरेमबर्ग के आर्टिकल 6 के हिसाब से यहाँ पर एक वॉर क्राइम है या फिर मानवता के खिलाफ क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो अभी हमने इतना सब कुछ देखा। जिनीवा 4 कन्वेंशन जो है इसका 1948 के समय पर जो आया, हिटलर ने इतनी अट्रॉसिटीज की उसके बाद, ये बेसिकली इसमें आपको डिफाइन कर रहा है। अब इसके लिए पाकिस्तान कर क्या सकता है? देखो, वैसे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में जा सकते हो। अगर बलोच लिबरेशन आर्मी के बहुत सारे आतंकवादी अभी 1267 सैंक्शंस कमेटी, सैंक्शन समिति के हिसाब से यहाँ पर आतंकवादी घोषित नहीं है, तो 1267 सैंक्शंस कमेटी जो ये UN की समिति है आतंकवादियों को घोषित करने से लिए, तो इनके हिसाब से इन आतंकवादियों को टेररिस्ट डिक्लेयर करके इनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकते हैं। सैंक्शंस की ही कमेटी है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में जाकर आप गुहार कर सकते हैं कि जस्टिस हो, जो आपके मासूम लोग हैं उन्हें छोड़ा जाए। हालांकि ये बात सरप्राइजिंग है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि पाकिस्तान की बात सुनी जाएगी, क्योंकि अभी पावर में है डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप को ठीक तरीके से पता है कैसे USA का नुकसान अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद से हुआ, कैसे पाकिस्तान ने US को बोला कि हम आपको आतंकवादियों को अटैक करने में मदद करेंगे, और आतंकवादियों को बोला कि हम आपको US से बचाने में मदद करेंगे। मतलब रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। तो इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को साफ साफ पता है वो इस सिचुएशन में शायद ज़्यादा इंटरवीन नहीं करेंगे, क्योंकि उनका मामला नहीं है और उनका ध्यान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, सेल्फ सेंटर्ड फॉरेन पॉलिसी पर एक तरीके से है। बाकी फिर भी मासूम लोगों को छोड़ा जाना चाहिए डेफिनेटली, और जो भी डिमांड्स हैं वो सामने आकर यहाँ पर रखी जानी चाहिए और पारदर्शिता के साथ बातचीत होनी चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है इस मुद्दे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ साथ आपके लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से होली की छुट्टियां हो रही हैं शुरू, तो आप होली के टाइम को पूरी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। जिन बच्चों ने यहाँ पर
यहाँ पर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपके लिए सारे ही उत्कर्ष के कोर्सेज पर 90% तक को आपको छूट मिल जाएगी। एग्जिस्टिंग यूजर्स के लिए आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप वैलिडिटी बढ़ाते हैं तो उस पर भी 10% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ तक कि 100% कैशबैक भी आपको मिल सकता है। तो आप कोर्सेज को चेकआउट जरूर कीजिए। अभी फाउंडेशन आया है, एनसीईआरटी का कोर्स आया है और नए कोर्सेज आए हैं। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है जिससे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं, खुद की जांच कर सकते हैं, खुद का परीक्षण कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए भी आपके पास होली हंगामा ऑफर है। तो होली की छुट्टियों का फायदा उठाइए और किसी न किसी कोर्स को ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई अच्छे से इंश्योर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।